ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 15 है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन होता है आपके RHEL में। पहले आप एक बात समझिए, जो आपका विंडो होता है उधर तो हमने इसको सॉफ्टवेयर कहा, लेकिन जो हमारा लाइनेक्स होता है इधर हमने इसको कहा पैकेज। ठीक है, पैकेज। आप सबको पता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .exe, लेकिन इधर अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी पैकेज को अगर आप करते हो तो इसमें फॉर्मेट अलग होता है। क्या होता है जी? .rpm। इसमें exe से काम होता है, इधर rpm से काम होता है। बात करूं अगर मैं rpm के फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब इफ़ आई कम ओवर द विंडो, तो सबको पता है कि सिंपल क्लिक क्लिक और बस ये आपका इंस्टॉल हो जाता है, काफ़ी आसान है। लेकिन इधर तरीका थोड़ा अलग है, तो मैं आपको बताता हूँ टू वे टू इंस्टॉल द पैकेजेस। हमारे पास दो वेज होते हैं इंस्टॉल द पैकेजेस। एक होता है RPM, एक होता है यम, दो होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको RPM पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको यम पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आ जाता हूँ RPM में। मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया है, रेड हैट पैकेज मैनेजर। अब आप एक बात समझिए, RPM इसका एक्सटेंशन भी है और RPM वो तरीका भी है जिससे ये आपका इंस्टॉल्ड होगा। अब सवाल आता है कि सवाल आता है कि अब हमारे पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा। तो आई विल गो ओवर द इंटरनेट, सर्च दैट, और फिर उधर से हमें ईजिली आसान आ जाएगा। एक तो ये आपका वे हो गया। एक वे और होता है क्या होता है, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉलेशन किया था तो इसमें सेंटोवस की ISO इमेज अटैच होती है। ये देखिए ज़रा इधर, ये देखिए, है ना आपकी वाली अटैच। तो ये होता क्या है, ये जो ISO इमेज है ना, ये आपकी एज आ CD-ROM आपके ओवस में शो होती है। तो आपको पहले करना क्या है, यू हैव टू चेक कि क्या ये आपका अटैच है। तो हमारे केस में ये अटैच है। कभी कभी ना ये ऐसे आपकी डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। आपको करना क्या है, यू हैव टू कनेक्ट दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल आता है कि जो हमारा CD-ROM है वो कैसे माउंट होगा। आप सबको मैंने सिखा रखा है कि इसमें डेटा कभी ऐसे नहीं हो सकता है, यू हैव टू ऑलवेज माउंट। देव के अंदर CD-ROM अटैच विद MNT। ठीक है, अगर आपको अपने ओवस की इमेज को अटैच करवाना है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने कमांड चला दी इधर, माउंट देव के अंदर CD-ROM और अटैच विद MNT। तो आप देख सकते हो इसने क्या कहा कि हाँ जी ये अटैच तो हो गया है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख सकते हो, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, तो हम MNT में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, जो आपके ISO इमेज के अंदर होता है। काफ़ी सारे फोल्डर हैं, काफ़ी सारी फाइल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ दो फोल्डर अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, एक ऐप स्ट्रीम और एक बेस ओवस। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इधर। पहला होता है जी आपका बेस ओवस। तो बेस ओवस में B कैपिटल होगा और ओवस कैपिटल होगा। इसमें क्या होता है, इट कंटेन ओवस पैकेजेस, इसमें ओवस के पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं। अगला होता है ऐप स्ट्रीम, STREAM, इट कंटेन सर्वर पैकेजेस। देखो मैं अभी आने वाले कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा कि कोई भी सर्वर कैसे आपका काम करेंगे। तो आप एक बात समझो, अगर मुझे कोई भी सर्वर बनाना होगा तो उसके लिए पहले मुझे उसका पैकेज इंस्टॉलेशन करना होता है। तो वो सारे पैकेज इधर होते हैं। तो ये दो फोल्डर मेरे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, मैं अभी ऐप स्ट्रीम में ही आ जाता हूँ क्योंकि इधर मेरे सारे पैकेजेस हैं। अब ये देखिए, इधर आपके दो फोल्डर हैं, P कैपिटल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इधर LS करूँ जाके, तो आप देखिए इधर हज़ारों पैकेजेस हैं।
ये देखिए इधर हज़ारों पैकेजेस हैं, लेकिन सबका एक्सटेंशन क्या है आप देख सकते हो, .rpm। तो मैं इसी को उठाकर आपको पढ़ा दूंगा कि ये कैसे इंस्टॉल्ड होता है। अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर आपको vlc.rpm को इंस्टॉल करना है तो बहुत आसान है। यू हैव टू गो इन द गूगल, आप ऐसे आ जाना कि और लिखना जाके इधर vlc.rpm, ठीक है। जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए बस आप उसका आरपीएम लिख देना जाकर, तो देख लीजिए जाकर। आप चाहे तो ऐसे आ जाओ, ये देखो इधर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसने कहा रखा कि देखिए ये इधर ऐसे आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपने इधर ऐसे क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास आ गया, ये देखिए आ गया। मैं चाहूँ तो इसको भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, आपके VLC को भी। तो इधर मैंने जो एग्जाम्पल उठाया है बस मैंने इसलिए उठाया, बाकी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था ये, ठीक है। तो चलो जी, मैं अभी इसके अंदर आ गया हूँ। तो इधर देख सकते इधर हज़ारों सॉफ्टवेयर हैं, हज़ारों, ये देखिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल द पैकेज। तो कमांड होती है भाई rpm-ivh, rpm-ivh और पैकेज का नाम। इधर मैंने जो -i लगा रखा है, -i का मतलब होता है जी इंस्टॉल, v का मतलब होता है वर्बोस, कि जब ये इंस्टॉल्ड हो तो ये मुझे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और h का मतलब होता है हैश फॉर्म में ये इंस्टॉल्ड होगा। देखिए अब एग्जाम्पल, इधर एक पैकेज होता है, हमने कहा rpm-ivh, इधर एक पैकेज होता है एग्जाम्पल vsftpd। मैंने सिर्फ vsf लिखा और टैब दबा दिया तो देखिए अपने आप आ गया। ये पैकेज अगर मुझे इंस्टॉल करना तो आप देखिए i से इंस्टॉल्ड हो गया, v से हमें इंस्टॉल्ड होते हुए शो हो रहा है और h का मतलब हैश फॉर्म में हो गया। सवाल आता है कि ये इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, इट इज़ इंस्टॉल्ड और नॉट। तो कमांड होती है जी rpm-q लगा दीजिए आप और पैकेज का नाम लगा दीजिए उधर जाकर, पैकेज का नेम। तो इधर गाइस जो -q लगा रखा है ना मैंने, -q का मतलब होता है क्वेरी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे प्रूफ होगा कि ये पैकेज हमारा इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। आई जस्ट गो ऑन द rpm-q, पैकेज का नाम क्या है vsftpd, ये देखिए। तो देखिए इसने कहा कि हाँ जी इंस्टॉल्ड है। अब जो पैकेज इंस्टॉल्ड है अगर मुझे इसे अनइंस्टॉल करना हो, अनइंस्टॉल द पैकेज, तो क्या कमांड होती है जी rpm-e लगा दीजिए। ई का मतलब होता है इरेज और पैकेज का नाम, ठीक है। -e का मतलब होता है इरेज, ठीक है, इरेज। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर मुझे इस पैकेज को अनइंस्टॉल करना है तो मैंने -e लगा दिया, vsftpd, तो देख लीजिए इसने कहा हो गया। तो मुझे अब जरा आप प्रूफ दिखाइए, तो देखिए vsftpd नॉट इंस्टॉल्ड। अंडरस्टैंड ना कि पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है, कैसे हम उसे देख सकते हैं और कैसे उसके काम कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, इंटरव्यू में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एग्जाम्पल, एक कमांड है हमारी mkdir, आपको मैंने और हर एक कमांड का एक पैकेज तो होता ही होता है। जितनी कमांडें हैं उसके पीछे कोई ना कोई पैकेज है। अगर मुझे ये देखना हो कि mkdir के पैकेज कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कमांड की फ़ाइल कहाँ पर है। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि हर एक कमांड की फ़ाइल भी होती है। तो नाउ जस्ट टेल मी हाउ आई कैन सी द कमांड फाइल, क्या कमांड होती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। mkdir की मुझे अगर फाइल देखनी हो तो क्या कमांड होती है, कमांड होती है विच mkdir। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा usr के अंदर, बिन के अंदर और mkdir ऐसे, ठीक है। ये इसकी फाइल होती है। फिर आपने करना क्या है, आपने इधर एक कमांड होती है rpm-qf, q का मतलब क्वेरी, f का मतलब फाइल, ठीक है।
और कहाँ पर मैंने कहा USR, इधर मुझे हाइफन लगाना था, मैंने इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, USR के अंदर बिन के अंदर MKDIR। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं जी RPM -QF। और पहले तो ज़रा मैं आपको देख के बता देता हूँ, देखिए विच MKDIR आया ना कमांड का नाम, मैंने चलाया RPM -QF। बताइए आपकी फाइल का नाम क्या है, मैंने कहा USR बिन के अंदर MKDIR। तो देख लीजिए इसने ये बताया कि देखिए ये वाली होती है। अब ऐसे ही एक कमांड नहीं होती आपकी एफ डिस्क, मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो अगर मुझे ये देखना हो कि एफ डिस्क की कौन सी है फाइल, तो एफ डिस्क, तो आप देख सकते हो इसकी फाइल इधर होती है, तो मैंने इधर लिख दिया एसबिन, USR के अंदर एसबिन के अंदर एफ डिस्क। तो ये बता देगा कि ये वाला पैकेज है, इसलिए ये वाली कमांड चल रही है। ठीक है, तो ये आपकी कमांड हो गई। सवाल आता है कि अगर मैं इस पैकेज को हटा दूं, तो अगर मैं इस पैकेज को हटा दूं RPM -E और क्या नाम है कोर, इधर नहीं होगा ये कोर है ना, कोर क्या नाम था उसका कोर TS है ना, और ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन ये अभी ऐसे नहीं हटेगा, क्यों? मैं एक काम करता हूँ विम, अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या विम का क्या होता है, तो MKDIR विम है ना, विम भी तो एक कमांड थी। ओह, मैं MKDIR लिखा, मुझे विच कमांड लिखनी थी, विच और विम। देखिए इसने बता दिया, तो मैंने कहा ठीक है, तो पैकेज का नाम कैसे होगा, RPM -QF, और मैंने कहा USR के अंदर बिन के अंदर और विम। तो बताया इसने कि ये वाला है, तो मैंने किया ठीक है, RPM -E और विम, पैकेज इधर है क्या, हाँ ये है ना विम -enhanced, ये देखिए। तो आप खुद देखिए ये पैकेज हट गया। अब ये पैकेज अगर हटा है, तो अगर मैं विम कमांड को चलाना भी चाहूँ तो क्या ये कमांड चल पाएगी? आप खुद देखिए कमांड नहीं चल रही है। लेकिन अगर मैं इस पैकेज को, देखिए इसने क्या कहा कि पैकेज पहले आप इंस्टॉलेशन करो तभी हो पाएगा, अंडरस्टैंड ना। तो चाहूँ तो मैं ऐसे आ जाऊँ, चाहे तो नहीं, आपका RPM स्पेस -IVS से भी मैं कर सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आप पैकेज इंस्टॉलेशन कर दो। तो देखिए इसने पहले ये पैकेज इंस्टॉलेशन करेगा, तब आपका काम शुरू होगा। ये देखिए, तो अंडरस्टैंड हुआ ना कि अगर मैं किसी कमांड का पैकेज हटा दूं तो फिर वो कमांड आपकी चलेगी ही नहीं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि RPM पे कैसे काम होता है। सवाल आता है कि इतने सारे हज़ारों पैकेजेस हैं, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि किस पैकेज का क्या काम है? तो इधर एक कमांड होती है जी, सीधा पैकेज इन्फो, बट लेकिन शर्त होती है कि वो पैकेज पहले आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो मैंने लिखा जाकर एग्जाम्पल RPM -QI, और क्या है जो पैकेज हमारा है वो है VSFTPD। तो चलिए मैं ज़रा ऐसे आ जाता हूँ, ये देखिए आपका इंस्टॉल्ड हुआ और ये फाइल आपकी ओपन हो गई। मैंने जो पैकेज था RPM एक मिनट, कर्सर बाहर था, RPM टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई, अब हो जाएगा। एक बार जरा मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, फिर से खोलता हूँ। RPM -IVH और क्या पैकेज का नाम है, पहले मुझे उसके अंदर आना पड़ेगा। तो CDMNT के अंदर ऐप स्ट्रीम के अंदर पैकेजेस में इधर वो वाला पैकेज है। तो RPM -IVH, मैंने क्या कहा VSFTPD। देखिए पैकेज आपका इंस्टॉल्ड, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि इस पैकेज का काम क्या है। तो अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमांड होती है -QI और क्या नाम है VSFTPD। इसने पूरी कहानी बता दी कि देखो भैया जो पैकेज है उसका ये नाम है, ये 64 बिट का है, इसका काम क्या है, टू मेक द FTP सर्वर। इसकी हेल्प से हम लोग FTP सर्वर क्रिएट करते हैं। बात अंडरस्टैंड हो रही है? लेकिन RPM में एक कमी है। कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे एक पैकेज इंस्टॉलेशन करना है
RPM-IVH और एग्जाम्पल HTTPD। एक पैकेज होता है, पैकेज मैंने कहा HTTPD-2.4। तो देखिए इसने मुझसे क्या कहा कि मैं इस पैकेज को इंस्टॉल्ड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंसीज। आरपीएम में एक कमी है, आरपीएम वो पैकेज नहीं इंस्टॉल कर सकता है जिसके अंदर होती है डिपेंडेंसीज। अब ये क्या होता है, कभी कभी आपने अपने पीसी में ये देखा होगा कि इफ़ यू इंस्टॉल द एडोब फोटोशॉप, तो उसने आपसे क्या कहा नहीं कि जो आपका फ्रेम वर्क होता है वो आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा, तब मैं इंस्टॉलेशन होने दूंगा। मतलब अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो उसके इंस्टॉलेशन से पहले कुछ और भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर इस टाइप का है तो उसको मैंने क्या कहा, डिपेंडेंसीज। तो आप देखिए इसने साफ कहा हुआ है कि अगर आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना है तो इससे पहले ये सब आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब मैं आरपीएम से एक एक पैकेज को इंस्टॉल करूं तब कहीं जाकर ये इंस्टॉल्ड होगा। ये तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन कुछ तो ऐसे आएंगे ना कि उसमें 100 तक होंगे तब, है ना, तो फिर ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। तो तो आपको फिर कमांड होती है यम। फिर आते हैं हम लोग यम सर्वर पर। यम का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो यम का फुल फॉर्म होता है येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यम सर्वर आरपीएम की तरह ही है, लेकिन ये सभी पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, चाहे उसके ऊपर आपका नहीं, आपका जो ये डिपेंडेंसीज हो चाहे ना हो। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द अपडेट वर्जन ऑफ RPM which install the package with dependencies। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको पढ़ाता हूँ कि ये सर्वर कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो उसी टाइम यम सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है, लेकिन ये होता है ऑनलाइन यम सर्वर। मैंने उसको ऑनलाइन यम सर्वर क्यों कहा, अगर आपके पास इंटरनेट आ रहा है तो इससे काम होगा। तो चलिए मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अभी इंटरनेट तो अभी है नहीं, तो मुझे इंटरनेट पहले अलाउ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको सेटिंग में आकर यू हैव टू सी द कि ये आपका ब्रिज होना चाहिए। ठीक है, हमारा ब्रिज है। इसके बाद मैं NMTUI पे आ गया और एक्टिवेट पे आ गया, एक्टिवेट। तो देखिए हमारा NIC कार्ड एक्टिवेट हो गया और इसको IP एड्रेस मिल चुका है इंटरनेट की हेल्प से। अगर मुझे फिर भी चेक करना तो आप ऐसे देख लो, पिंग google.com, आंसर आया तो ये देखिए आ रहा है इंटरनेट, बहुत बढ़िया। अब आप एक बात समझिए, इसमें ऑनलाइन यम सर्वर हमेशा पहले से होता है। अब अगर मैं आपको दिखा था ना कि जो आपका RPM था उसमें HTTPD पैकेज हमारा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर मैं यम सर्वर से आऊँ, इससे पैकेज ऐसे इंस्टॉल्ड होता है। HTTPD से सारे जो भी पैकेजेस में HTTPD शब्द आ रहा है आप सबको इंस्टॉल्ड कर दो। तो आप खुद देखो, इसने पैकेजेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हो देखिए इसमें आपकी 19 डिपेंडेंसीज थी और इसने सभी को इंस्टॉलेशन किया। RPM से ये नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम लोग यम सर्वर पर आए। लेकिन सवाल आता है कि इसमें अगर इंटरनेट आ रहा है तो मेरा काम हो रहा है, लेकिन हर ऑफिस में हर जगह इंटरनेट अलाउड हो ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं हो सकता। तो उस केस में ये ऐसे तो काम हो रहा है, लेकिन अगर आपके ऑफिस में इंटरनेट अगर अलाउड नहीं है तब, है ना, तब हमें
बनाना पड़ेगा ऑफलाइन यम सर्वर। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ वी कैन मेक द ऑफलाइन यम सर्वर, या यू कैन से लोकल सर्वर, लोकल यम सर्वर। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आ जाते हैं जी यम सर्वर के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका ओवस की इमेज है उसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं। तो आपने क्या कहा, देव के अंदर CD रोम अटैच होता है MNT के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे पैकेजेस हैं। अब आप एक काम करो, आप पहले आ जाओ ETC के अंदर yum.repos.d के अंदर। मैं इसके अंदर क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़रा, CD ETC के अंदर yum.repos.d, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। ये देखिए, मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया, सेंटोस स्ट्रीम ऐप स्ट्रीम। ये देखिए, इसके अंदर क्या लिख रखा है, देखिए इसके अंदर कुछ आपके URL हैं कि पैकेज आपको इस URL से इंस्टॉल करने हैं। ये देखिए है ना URL। तो क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन है तो मैंने क्या किया, मैंने सबको हटा दिया, सारी फाइलें मैंने हटा दी, RM/-RF और *। तो आप देखिए इस कमांड से सारी फाइलें मेरी इरेज हो गई। अब तो मेरा नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आप सारी फाइलों को हटा दीजिए, RF और *। ठीक है, फिर इसके बाद मैं अब अपनी फाइल खुद बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दो, ABC नाम दे दिया, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन होगा वो होगा .repo। इधर जो इसका फुल फॉर्म होता है गाइज वो होता है रिपोजिटरी। ये ठीक है, रिपोजिटरी। तो चलो अब इसके अंदर मुझे कुछ कोड टाइप करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कोड को ऐसे टाइप कर लेता हूँ, फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम ABC पे आ जाते हैं, गिव द नेम रिपोजिटरी। ठीक है जी, हम इंसर्ट मोड पर आते हैं। तो चलिए मैं इधर टाइप कर देता हूँ एग्जाम्पल। ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ कि ये सब मैंने क्या टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये सब है क्या। मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट किया। तो मैंने आपको बताया था कि आपके 2 फोल्डर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, बेस ओवस और ऐप स्ट्रीम, पढ़ाया था मैंने आपको। अब आप एक बात समझिए, इधर यहाँ पर अब ये आपकी दो स्क्रिप्ट हैं, एक ये पहली स्क्रिप्ट है, ये सेकंड स्क्रिप्ट है। तो इस स्क्रिप्ट में क्या नाम होता है, ये तो आपके स्क्रिप्ट का नाम हो गया, स्क्रिप्ट नेम। और आई कैन गिव एनी नेम, मैं लिख देता हूँ गिव एनी नेम। आप इधर कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी इच्छा। ये क्या चीज़ होता है, ये आपका डेटाबेस का नाम हो गया, डेटाबेस नेम। और इधर आई कैन गिव एनी नेम, मैं लिख देता हूँ गिव एनी नेम। ठीक है, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं बेस URL में। बेस URL में इसने कहा कि पैकेज कहाँ से इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि मैंने क्योंकि जो मेरा CD रोम है उसको मैंने MNT के साथ अटैच किया हुआ है। तो MNT के अंदर ये एक फोल्डर होता है बेस ओवस। तो ये क्या है, ये आपके डेटाबेस का पाथ हो गया। इनेबल का मतलब होता है कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट की है क्या ये इनेबल हो जाए, मतलब ये आपका अगर 1 है तो मतलब होता है कि हाँ जी ये इनेबल हो जाए। अगर आपने टाइप किया 0 तो ये आपका हो जाएगा डिसेबल। ठीक है, डिसेबल, सही है। इधर आ जाते हैं जी GPG चेक। आपने देखा होगा कि आपका जो फ़ोन है, अगर आप प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप को इंस्टॉलेशन करते हो तो आपका फ़ोन उसको अलाउ करता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि फ़ोन में एक पॉलिसी है,
जब भी वो किसी ऐप को इंस्टॉलेशन करता है तो हर एक ऐप का अपना एक लाइसेंस होता है, ये उसको चेक करता है। क्यों? क्योंकि कहीं वो ऐप फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि ऐसे हैकर्स भी होते हैं कि जी उन्होंने अपनी ऐप को अपलोड किया हुआ है, आपने उसे इंस्टॉलेशन किया और बस इंस्टॉलेशन होते ही आपका फ़ोन हैक हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में ये चीज़ इसीलिए होती है। तो यहाँ पर जो आपका ज़ीरो का मतलब होता है कि नॉट चेक, आप चेक मत करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये चेक करे, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं ये चेक हो, चेक अगर चाहते हो तो फिर आपके लिए ना तो इधर एक फाइल का पाथ होता है, तो आपको ना ये ऐसे टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? ETC के अंदर PKI के अंदर RPM -GPG के अंदर RPM -GPG -key -Red Hat -release, ये आपको इतना टाइप करना पड़ेगा। अब इस फाइल के अंदर होता क्या मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। पहले ज़रा मैं एक काम कर लेता हूँ। पहले ज़रा मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। कहाँ पे आना है मुझे? CD PKI के अंदर और RPM -GPG के अंदर। ये देखिए हम इधर आ गए और देखिए इधर ये फाइल है, ये वाली। इस फाइल के अंदर क्या है? इस फाइल के अंदर एक कोड होता है RPM और रेड हैट। ये देखिए ये जो कोड है ना, इस कोड का काम ही होता है आपके कि जो भी आपका पैकेज इंस्टॉलेशन होगा उसके लाइसेंस को चेक करने का। ठीक है, तो ये अगर आपने पाथ टाइप किया तो ये चेक करेगा, अगर आपने टाइप किया 0 तो ये चेक नहीं करेगा। और ये आपकी सेकंड स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है जी। इसके बाद आप इससे हो जाओ सेव और एग्जिट। अब सब कुछ सही है क्या? तो कमांड होती है yum repo list। इससे आपको ये शो हो जाएगा कि हाँ जी सब कुछ सही है। तो मैंने कमांड चला दी yum repo list, तो देख लीजिए आप yum repo list। ओह yum नहीं लगाया मैंने इसलिए yum repo list। ठीक है, तो देखिए एंटर किया जाके मैंने, तो देखिए आपको ये ऐसे शो हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही है। ठीक है जी। सवाल आता है कि इधर पहले तो पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल द पैकेज, अगर आपको पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो वी हैव अ कमांड yum install। एग्जाम्पल एक पैकेज होता है HTTPD और मैंने लगाया एस्ट्रिक और ये -y। सवाल आता है कि ये एस्ट्रिक क्या चीज़ होती है? जिस पैकेज में HTTPD आए उन सभी पैकेजेस को आप इंस्टॉल कर दो। -y क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं एक पैकेज इंस्टॉलेशन करना चाहूँ yum install squid और एस्ट्रिक, अगर मैं इसमें -y ना लगाऊं तो क्या होगा? तो देखिए इसने मुझसे पूछा कि क्या आपको इंस्टॉल करना है, तो ये आपसे पूछेगा। लेकिन अगर मैंने इधर -y पहले ही दे दिया तो ये आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बता दिया कि नहीं अब आप मुझसे पूछना नहीं, चुपचाप आप इस पैकेज को इंस्टॉलेशन कर दो। आप देखिए इसमें 3 आपकी हैं और ये तीनों अभी आपकी इंस्टॉल हो चुकी हैं। सही है। चलिए ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि पैकेज कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है। अगर मुझे पैकेज को हटाना है तो अनइंस्टॉल करना है तो yum remove। ओके, क्या पैकेज है? मैंने कहा HTTPD एस्ट्रिक और -y। इस कमांड से यहाँ पर सिर्फ मैंने लिख दिया रिमूव। ये देखिए 3 पैकेज इसने हटा दिए। अब सवाल आता है कि किसी पैकेज की अगर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमांड होती है वही वाली जो हमने RPM में पढ़ा था ना, yum info और पैकेज का नाम क्या है? मैंने कहा HTTPD। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको किसी पैकेज को अपडेट करना है तो कमांड होती है yum अपडेट और HTTPD। ऐसे वो पैकेज आपका अपडेट हो जाएगा। सही है जी।
कभी कभी ऐसा भी इशू आएगा कि पैकेज आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा यम इंस्टॉल और बाइंड, ये कमांड देखिए आप। तो देखिए इसने क्या कहा कि नहीं, ये ऐसा इशू कब कब आता है, जब पैकेज आपका पहले से इंस्टॉल्ड होता है। देखिए इसने कहा ना कि ये आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये पुराने, अब ये फोर्सफुली इंस्टॉलेशन हो जाए, तो देखिए इसने क्या कहा कि आप इस चीज़ को ऐड करो। क्या चीज़ ऐड करो? हाइफन हाइफन स्किप हाइफन ब्रोकन, इसको आप ऐसे ऐड करो और फिर आप करो जाके, तो अब आपका पैकेज फोर्सफुली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। यस, ओवरराइट हो जाएगा। तो देखिए ये अभी आपका ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब होता है इंस्टॉल पैकेज फोर्सफुली, इंस्टॉल पैकेज फोर्सफुली। तो देख लीजिए आप पैकेज, इसमें ये आपके 40 थे तो ये 40 के 40 इंस्टॉलेशन हो गए। बात अंडरस्टैंड हुई गाइस? तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि ऑफलाइन यम सर्वर कैसे आपका क्रिएट होता है। चलो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल बता देता हूँ, कोटा। ठीक है, ये मैंने आपका हटा देता हूँ। अब मैं जो आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोटा। इसको कभी कभी इंडस्ट्री में कोटा भी बोल देते हैं और कभी कभी कोटा मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, एक ही चीज़ है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जो आपकी ईमेल आईडी है, आप जब अपनी ईमेल आईडी को बनाते हो तो आपकी ईमेल आईडी को सिर्फ 15 GB स्टोरेज ही असाइन होता है, फ्री वाला। अगर मैं इधर आऊँ तो आप देख सकते हो, ये देखिए सिर्फ 15 GB, ये देखिए है ना 15 GB, सिर्फ यही आपका अपलोडेड, ये देखिए 15 GB का स्पेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर एक पॉलिसी अप्लाइड है कि अगर कोई भी यूज़र अपना ईमेल बनाएगा तो उसको 15 GB स्टोरेज ही असाइन होगा। तो ये चीज़, ये जो पॉलिसी हमने अप्लाइड की है ना, इसी को हमने क्या कहा, कोटा। कौन कितना स्टोरेज यूज़ कर पाए। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ये आपका एक सर्वर है, मैंने NFS आपको पढ़ाया था। ये आपका 500 GB का एक स्टोरेज है। ये एक फोल्डर के साथ हमने से अटैच किया और इस फोल्डर को मैंने शेयर किया NFS से। ये मेरे 3 क्लाइंट हैं, AA, BB और CC, तीनों ने इसको एक्सेस किया। सवाल आता है कि ये जो हमारा इधर अकाउंटेंट था, ये 500 GB था, इसने अकेले ने 400 GB का डेटा अपलोड कर दिया। तो जो ये जो मेरे और 2 क्लाइंट हैं, इनके पास अब सिर्फ ओनली 100 GB का ही बचेगा। तो मैंने इधर एक पॉलिसी अप्लाई कर सकता हूँ कि इधर जो मेरा AA यूज़र है इसको सिर्फ ये 100 GB ही असाइन हो। हाँ जी, ठीक है ना। स्टोरेज तो है 500 GB, लेकिन ये 100 ही इसको असाइन होगा, इसको 200 असाइन हो जाए, इसको 200। तो ये चीज़ जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, इसी को मैंने क्या कहा, कोटा। तो कोटा अगर आपसे कोई पूछे तो कोटा होता क्या है, तो आप बताना, इट इज़ यूज टू गिव लिमिटेशन, it is used to give the limitation to user and group on storage। ठीक है, स्टोरेज के ऊपर कोई लिमिटेशन लगाना। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, कोटा के आपके टाइप्स होते हैं। तो बात करता हूँ आपसे टाइप्स ऑफ कोटा की। कोटा आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है सॉफ्ट कोटा, सॉफ्ट कोटा, एक होता है हार्ड कोटा। देखो सॉफ्ट कोटा और हार्ड कोटा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका जीमेल है, आप सबको पता है कि ये 15 GB आपको फ्री स्टोरेज देता है, तो फ्री GB। इधर एक चीज़ है कि 10 GB तक तो आपने कुछ भी इंस्टॉलेशन किया, ठीक है, लेकिन 10 GB से ऊपर जब आपने इंस्टॉल करना शुरू किया तो ये आप तो इट विल गिव द वार्निंग, आपको आएगा कि आपका स्टोरेज फुल होने वाला है। आप अपना डेटा तो सेव कर
कर पा रहे हो, बट इट विल गिव ओनली द वार्निंग। और आपका डेटा कहाँ तक सेव होगा? सिर्फ 15 GB तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो गाइज ये क्या हो गया मेरे लिए? ये मेरा हो गया सॉफ्ट कोटा, सॉफ्ट कोटा, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरे लिए? हार्ड कोटा। अंडरस्टैंड हुई बात मेरी आपको? तो सॉफ्ट कोटा वो होता है जिसमें हम डेटा तो सेव कर सकते हैं, बट इट विल गिव ओनली द वार्निंग कि भैया अब ये आपका भरने वाला है, भरने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम इतना ही इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इट गिव द वार्निंग आफ्टर गिवन लिमिट, ठीक है। और हार्ड कोटा वी कैन सेव द डेटा अप टू गिवन लिमिट, ठीक है, गिवन लिमिट। चलिए जी, इतना मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि कोटा कितने टाइप से अप्लाई हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ, 2 वे टू अप्लाई द कोटा। आप 2 तरीके से कोटा अप्लाई कर सकते हो। पहला होता है ब्लॉक वाइज, ठीक है, और अगला जो आपका होता है वो होता है आइनोड वाइज। ये जो फर्स्ट है ना आपका ब्लॉक वाइज, इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाला। ये जो मैंने आपका स्पेस दिया है ये आपका एग्जाम्पल होता है आपके ब्लॉक वाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई द कोटा अकॉर्डिंग टू स्टोरेज साइज। अप्लाई द कोटा अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। अब आइनोड क्या था बताइए मुझे आप लोग। आइनोड ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ जी। हाँ जी, क्या होती थी? किसकी यूनिक वैल्यू? फाइल और फोल्डर का नाम होता है, मैंने आपको बताया था। और कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द आइनोड नंबर। तो ये आइनोड नंबर के हिसाब से होता है। चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये तो अब आपको करना क्या है। सबसे पहले मेक अ पार्टीशन, ठीक है। इस पार्टीशन के ऊपर मैं कोटा अप्लाई करूँगा, तो मैंने लिख दिया मेक अ पार्टीशन, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है? ये क्या है? कुछ होता है इधर, ये डिलीट कमेंट, हाँ। मेक अ पार्टीशन, तो पार्टीशन के लिए सबसे पहले तो मेक अ पार्टीशन, फिर इसके बाद फॉर्मेट इट, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका माउंटिंग होगा। तो इसी टाइम पर मुझे कोटा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कोटा आपका 2 तरीके से ये जो माउंटिंग है ये आपकी 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी माउंटिंग और एक होती है परमानेंट माउंटिंग, है ना, 2 टाइप की। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आप आते हो टेम्परेरी माउंटिंग में, तो मैंने कैसे चलाना पड़ेगा? माउंट -o USR कोटा, एक आपका होता है यूज़र कोटा। USR कोटा अप्लाइड होगा और आपके ग्रुप कोटा अप्लाइड होगा, ठीक है। किसके ऊपर? इस पार्टीशन के ऊपर। क्या है पार्टीशन का नाम? मैंने कहा देव SDA1। और ये किसके साथ अटैच हो जाए? हमने कहा टेम्प के साथ, ठीक है। और परमानेंट अगर आपको ये माउंटिंग करनी होती है तो परमानेंट के लिए आपको पता ही है फाइल का नाम क्या होता है, ETC के अंदर FS टैब। इस फाइल में आप ऐसे लिख दीजिएगा देव SDA1, और ये किसके साथ अटैच होगा? टेम्प के साथ। किससे फॉर्मेट है? हमने कहा एक्सटेंडेड फोर्स। और इधर आपने टाइप किया डिफ़ॉल्ट्स के बाद आपने टाइप कर दिया इधर USR कोटा, और इधर आपने टाइप कर दिया GRP कोटा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका 0 और ये 0 है ना, ऐसी तो कहानी थी पूरी, ठीक है। इसके बाद आपको इसे माउंट स्पेस -a, सही है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल के लिए मैं सर्वर पे आ जाता हूँ। ये देखिए
सबसे पहले मैंने एक स्टोरेज अटैच किया, सेटिंग में आने के बाद ऐड पे आ जाते हैं जी, और ऐड पे आने के बाद में हार्ड डिस्क और साटा, और देखो नेक्स्ट मैंने कहा 5 GB, ठीक है, फिनिश हो गया। तो आप देख सकते हो LSBLK से कमांड से आप LSBLK, तो मैं ऐसे आ गया, तो देखिए SDA1 पार्टीशन मैंने आपको सिखाई दिया था, तो मैं फटाफट आ जाता हूँ एफ डिस्क देव SDA, ठीक है, आप ऐसे आ जाइए N और ये प्राइमरी और जस्ट W और पार्ट प्रो, ठीक है, पार्ट प्रो, ये कमांड मैंने चला दी। इसके बाद मैंने इसको फॉर्मेट किया mkfs.ext4 और किसको मैंने फॉर्मेट किया, देव SDA1 को, और ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट। अब मैंने किया इसको टेम्परेरी माउंटिंग, तो क्या कमांड थी, माउंट, ठीक है, -o USR कोटा, और आपको यूज़र कोटा भी अप्लाई करना है और ग्रुप कोटा भी अप्लाई करना होगा, ठीक है, किसके ऊपर, ये हमारा जो पार्टीशन है ना देव SDA1, और ये अटैच हो जाए मेरा टैम्प के साथ। तो देखिएगा टैम्प के अंदर अभी कुछ है क्या, नहीं है, देखिए यही है, ठीक है। अब सवाल आता है, जब ये आपने कमांड चला दी तो इसके बाद आपको कोटा अभी चेक कमांड भी चलानी पड़ेगी, कोटा चेक -UGMV, ठीक है, और किसके लिए, टैम्प के लिए। इधर जो मैंने -U ऐड किया है, -U का मतलब होता है यूज़र, -G का मतलब होता है जी आपका ग्रुप, -M का मतलब होता है मेक, और V का मतलब होता है वर्बोस, मेक, और -V का मतलब होता है वर्बोस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड से होगा क्या, इस कमांड से 2 फाइलें आ जाएंगी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कोटा ऑन कमांड भी चलानी पड़ेगी, कोटा ऑन, और -V से मतलब कि ये हमें शो हो, V का मतलब होता है आपका वर्बोस, है ना, टैम्प। चलिए, तो आप देख सकते हो इसके अंदर अभी सिर्फ एक सिर्फ फोल्डर ही है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या कमांड चलाई, कोटा चेक, ठीक है, और -UGMV, ठीक है, और टैम्प। तो देखिए ज़रा इसने क्या कहा, मैंने 2 फाइलें बना दी हैं, akota.user। ये फाइलों का काम क्या होता है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आपके यूज़र के ऊपर और आपके ग्रुप के ऊपर कोटा अप्लाइड होता है। तो मैंने क्या कमांड चलाई, टैम्प के ऊपर, तो आप देख सकते हो 2 फाइलें आ गई ना, akota.group और akota.user, ठीक है। इसके बाद कमांड होती है कोटा ऑन -V, और क्या नाम है जी, टैम्प, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए जी अब बनाते हैं इधर हम लोग अपना यूज़र, मेक आ यूज़र, ठीक है। तो मैंने बना लिया इधर एक AA नाम का यूज़र। अब अगर आपको AA के ऊपर कोटा अप्लाइड करना है तो क्या कमांड होती है, ED कोटा -U, और क्या नाम है जी, AA। चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फोल्डर बन चुका है, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर CH मोड, और इसको मैंने फुल परमिशन दे दी, किसको, टैम्प को, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा, मैंने सबसे पहले बना लिया अब अपना एक यूज़र ऐड और एग्जाम्पल AA, अच्छा पहले से बन रखा है, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ पासवर्ड बदल देता हूँ, AA पासवर्ड मैंने इसका चेंज कर दिया 123 अब मुझे अगर AA के लिए कोटा अप्लाई करना है, देखो मैंने बताया था ना आपको ये वाली कमांड, अगर आपके 3 होंगे क्लाइंट तो आपको तीनों के लिए अलग अलग कोटा अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कमांड थी, ED कोटा, और -U का मतलब होता है आपका यूज़र है, ठीक है, क्या नाम है, AA। तो सामने ये आपके ऐसे ओपन हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने इतने हिस्से को पहले कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आप ये समझो, मैंने आपको पढ़ाया था कोटा आपका 2 तरीके से अप्लाई होता है, एक तो आपका ब्लॉक वाइज, एक आपका आई नोड वाइज। ये एक हिस्सा है इतना, ये एक है, और ये आपका एक है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आई नोड के हिसाब से। आई नोड का मतलब होता है कितने फोल्डर या फाइल आपके क्रिएटेड हो सकें। तो देखिए इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने ऐसे लिख दिया जाकर कि 3, और इधर लिख दिया मैंने 5। इसका क्या अर्थ हुआ, आप अगर 3 फाइलें बनाओगे तो ये आपसे कुछ नहीं कहेगा,
चौथी फाइल बनाओगे तो इट विल गिव द वार्निंग, और 5 का मतलब आप सिर्फ 5 ही फाइल क्रिएट कर सकते हो। आई नोट्स के आगे ये आपका शो हो रहा है 0, क्यों? क्योंकि अभी एक भी फाइल नहीं है। अगर एक होगी तो फिर इधर एक आ जाएगा, 5 होगी तो फिर इधर 5 फाइलें आ जाएंगी। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए मैं आ गया अपने ए से, आया ना, CD टैंप में आ गया। मैंने 3 बना ली फाइलें, ए बी बी और सी। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन चौथी फाइल होते ही इसने मुझसे क्या कहा, ये देखो आ गया ना। और ये अभी आपकी 4 फाइलें हो चुकी हैं, 5वीं फाइल मैंने बना दी ई। और जब ये देखिए आप 5 फाइलें हो चुकी हैं, लेकिन अगर अब मैं 6th फाइल बनाना चाहूँ तो देखिए इसने क्या कहा कि अच्छा ई तो पहले से था आपका FF। इसने क्या कहा, नहीं आपका कोटा फुल हो चुका है। बात अंडरस्टैंड हुई? सिर्फ आप 5 फाइलें ही बना सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया आई नोट के हिसाब से। चलिए अब मैं वापस अपने रूट पे आ जाता हूँ। आया नहीं अभी तक? क्या हो गया? क्लियर। मैंने कहा सू हाइफन, आ गया रेड हैट, ठीक है। तो अब की बार मैंने क्या कमांड, देखिए ईडी कोटा और -u और क्या था नाम ए। तो देखिए इधर ये 5 आ चुका है क्योंकि 5 फाइलें बन चुकी हैं, सही है। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपके ब्लॉक के हिसाब से। तो देखिए इसको मैंने फिर से क्या 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 किया, जाके 0 0 0, इधर मैंने टाइप किया 0 और इधर भी मैंने टाइप कर दिया 0 और इधर भी मैंने टाइप कर दिया 0। अब आप एक बात समझिए, ब्लॉक वाइज मैंने सॉफ्ट लिख दिया 50, एग्जाम्पल 50, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। तो ये 50 और ये 100 है क्या? ये आपका साइज़ है, और ये साइज़ हमेशा KB में होता है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है, सॉफ्ट कोटा 50 KB का है, हार्ड कोटा मैंने 100 KB का दे दिया है। तो यहाँ पर इतनी ये फाइलें, तो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो देखिएगा। अब मैं फिर से अपने ए पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या कमांड चला दी, CP-RVF ETC के अंदर जो भी कुछ है सब कॉपी पेस्ट हो जाए कहाँ पर, टैंप के अंदर। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या क्या आया, जरा मैं एक बार शुरुआत से आ जाता हूँ। ये देखिए फाइल कॉपी होना शुरू हो गई, 50 KB तक कुछ नहीं कहेगा। ये देखिए 50 KB हो गया, इसने ये देखिए आ गई आपकी वार्निंग, फिर से कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया। और जब ये इतना हो, देखिए इसने क्या कहा कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब ये आपका एक्सीड हो रहा है। बात अंडरस्टैंड हुई? ठीक है। तो ये कहानी होती है कोटा की। सवाल आता है कि ये तो मैंने आपको पढ़ाया आपके यूज़र के ऊपर कोटा अप्लाई करना। अब अगर आपका कोई ग्रुप है, HR हो गया, सेल्स हो गया, इसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो ग्रुप के ऊपर कोटा कैसे अप्लाइड होता है? तो कमांड होती है ED कोटा -G लगा दो इधर, और क्या नाम है HR, तो भी सेम चीज़ इधर भी ओपन हो जाएगी। इंटरव्यू में एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपको जो कोटा हमारा AA के ऊपर अप्लाइड है वही कोटा आपका BB के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अप्लाई सेम कोटा या फिर कॉपी द कोटा फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो उसके लिए कमांड होती है आपकी ED कोटा -P, ठीक है। और पहले का नाम यूज़र नेम 1 और अगले का नाम क्या है, यूज़र नेम 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा गाइस, प्लीज़ होल्ड। ओके जी, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया इसने, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये कॉपी, इसके ऊपर जो भी कोटा अप्लाइड होगा वो इसके ऊपर भी पेस्ट हो जाएगा। सवाल आता है अगर मुझे हमारे किसी ग्रुप में कोटा अप्लाइड है, कॉपी कोटा फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड ग्रुप
अगर मुझे पहले ग्रुप से सेकंड ग्रुप में अगर कोटा अप्लाइड करना हो तो कमांड होती है ed कोटा -g और -p, ठीक है, और फिर आपके ग्रुप 1 का नाम और फिर आपके ग्रुप 2 का नाम, सही है। तो ये मैंने आपको कोटा भी पूरा पढ़ा दिया, ठीक है गाइस। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको यम सर्वर पढ़ाया, आरपीएम पढ़ा दिया और इसके बाद कोटा पढ़ाया। तो मैं लिख देता हूँ उधर, आज मैंने आपको पढ़ाया आरपीएम और यम सर्वर पढ़ा दिया और मैंने आपको पढ़ा दिया कोटा, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सांभा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। चलिए, ओके जी।